हेलो बेटा, आज हम करेंगे अगला क्वेश्चन। पूर्ति में कमी की धारणा को समझाइए। पूर्ति में कमी के क्या कारण है? आंसर है कीमत के समान रहने पर पूर्ति का कम होना या कीमत के बढ़ने पर पूर्ति का समान रहना पूर्ति में कमी कहलाता है। इसको कैसे दिखाएंगे? टेबल और डायग्राम से हम दिखाएंगे। पहली है जब हमारे पास प्राइस सेम और सप्लाई कम हो जाना। प्राइस सेम है लेकिन सप्लाई पहले 60 थी, अब 40 है। ऐसे ही सप्लाई सेम एंड प्राइस चेंज। प्राइस देखिए 10 है तो भी हमारी सप्लाई 60 है, 12 है तो भी हमारी सप्लाई 60 ही है। ठीक है, इसको हमने डायग्राम से शो किया है। तो डायग्राम में देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, 60 दे रखा है। दोनों पे किस पे? 10 पे और 12 पे। तो 10 पे भी बना दिया और 12 पे भी बना दिया। ठीक है, इट मीन्स ये क्या हो रहा है, इसमें पूर्ति में कमी। ठीक है, पूर्ति में कमी हो रही है हमारी ये। ठीक है, ये एरो का निशानी ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए हमारे पास ये है। तो देखिए जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ गया फिर भी हमारी पूर्ति सेम है। इट मीन्स पूर्ति में कमी है, क्योंकि सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन सेम रहने पे क्या है, ये कमी को शो कर रहा है। और हमने पूर्ति का एक्सेस को शो किया था। देखो ये एरो का पूर्ति में वृद्धि, ऊपर से नीचे की तरफ था, एक्सेस था। इट मीन्स ये जो हमारा सप्लाई का एरो है ये इस साइड जा रहा है नीचे की तरफ, इट मीन्स ये वृद्धि है। और अगर ऊपर की तरफ जाता है एरो का निशान, इट मीन्स ये कमी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्ति की लोच से क्या अभिप्राय है, इसकी विभिन्न श्रेणियां बताइए। जैसे डिमांड की थी सेम एज सप्लाई की है, तो वो ही हमारे पास श्रेणियां हैं 5। क्या है? पूर्ति की लोच से हमारा अभिप्राय वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से है। कैसे निकालेंगे? देखिए उसमें हमने डी लिखा था, ये इलास्टिसिटी। ठीक है, डी लिखा था, क्या लिखा था, और यहाँ पे लिखेंगे एस। एस मीन्स सप्लाई, डी मीन्स डिमांड। क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसकी अब डिग्रीज कौन कौन सी हैं? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी एंड लेस देन यूनिटरी। तो देखिए परफेक्टली इलास्टिक यानी पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः लोचदार क्या है कि इस प्राइस पे आपका सप्लाई इन्फिनिटिव हो सकता है। ठीक है, जितना चाहे आप उतना कर सकते हो। दूसरी है परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार। इट मीन्स आपका चाहे प्राइस कितना ही चेंज हो जाए लेकिन आपका सप्लाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, देखिए कह रहा है ना, उस समय होती है जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इस अवस्था में पूर्ति की लोच क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, तो देखिए आपने देखा ये क्या है, पूर्णतः लोचदार, और ये क्या है, पूर्णतः बेलोचदार। अगर इसमें कहा कि प्राइस में चेंज होने पे डिमांड का तो क्या था, 0 हो सकती थी, लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि इस प्राइस पे आप जितना चाहे उतनी सप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि चाहे कितना ही प्राइस कम या ज़्यादा हो जाए लेकिन सप्लाई इसकी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो थी हमारी 2 डिग्रीज। अब है यूनिटरी इलास्टिक। इट मीन जितना प्राइस में चेंज उतना हमारा सप्लाई में चेंज है, पी। और ये आप इसको क्यों मान सकते हैं? ठीक है, एस मान रहे हो तो एस मान लीजिए। इसने यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा जाएगा पी और सप्लाई एस। फिर प्राइस बढ़ के P1 हो गया तो सप्लाई बढ़ के S1 हो गया। ठीक है, ये क्या है? चेंज इन सप्लाई। इट मीन्स बढ़ना, जितना प्राइस बढ़ा उतना ही हमारी सप्लाई बढ़ी है। अब ये कह रहा है मोर देन यूनिटरी, इकाई से अधिक। इकाई से अधिक क्या है कि जितना प्राइस बढ़ा है उससे ज़्यादा सप्लाई बढ़ी है। जितना प्राइस बढ़ा है उससे ज़्यादा सप्लाई बढ़ी है। यूनिटरी लेस देन है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस ज़्यादा बढ़ गया लेकिन सप्लाई कम बढ़ी है। अधिक में क्या है, प्राइस कम बढ़ा सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई। इसमें क्या है, प्राइस ज़्यादा बढ़ गए लेकिन सप्लाई ज़्यादा नहीं बढ़ी। ठीक है, तो ये था हमारे डिग्रीज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्ति की लोच का माप कैसे किया जाता है, या पूर्ति की लोच को मापने की प्रतिशत विधि की व्याख्या कीजिए। तो इस विधि के अनुसार पूर्ति की लोच ज्ञात करते समय वस्तु की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को कीमत में होने वाले परिवर्तन से डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे? इलास्टिसिटी है चेंज इन सप्लाई अपॉन चेंज इन पी अपॉन पी, या आप इसको कह सकते हो पूर्ति में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन।
ठीक है। इसमें ये बताए रखा पी क्या है, जो हमारा प्राइमरी प्राइस है, एस प्राइमरी सप्लाई है, चेंज है पूर्ति की लोच, और ओ एस है पूर्ति में परिवर्तन, जो चेंजेस हुआ हो। चेंज इन पी क्या है, कीमत में परिवर्तन। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है मान लीजिए जब वस्तु की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 12 रुपये होने पर उस वस्तु की पूर्ति 50 इकाई से बढ़कर 60 हो जाती है, तो पूर्ति की लोच ज्ञात कीजिए। इट मीन्स फर्स्ट प्राइस 10 एंड चेंज प्राइस 12, फर्स्ट सप्लाई 50 एंड चेंज सप्लाई 60। अब चेंज कितना हुआ है, इसका 2 रुपीज़ हुआ है और इसका 10 यूनिट्स हुई है, ठीक है। अब इसका किया हमने, क्या फॉर्मूला है, चेंज इन सप्लाई अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन एस। अब चेंज कितना हुआ, 10/2 मल्टीप्लाई 10/50 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या है, सप्लाई यूनिटरी के इक्वल, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इट मीन्स इकाई के बराबर है, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, पूर्ति वक्र क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। तो पूर्ति वक्र वह वक्र होता है जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विक्रेताओं द्वारा बेची गई विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है। इंडिविजुअली इसमें है कि एक व्यक्ति ने कितना बेचा, इट मीन्स यहाँ पे सप्लाई दे रखी है, यहाँ पे प्राइस 10 पे 100 है, 20 पे 200, 30 पे 300 एंड 40 पे 400, और ये हमारा सप्लाई कर्व है। सेम एज हमारे पास है मार्केट कर्व। इट मीन्स इसमें तीनों कैंडिडेट के हमने अलग अलग बना दिए हैं, ठीक है। टोटलिंग करके नहीं की, जैसे हमने डिमांड में किया था मार्केट में ए बी सी, तो उन तीनों का टोटल करके कंप्लीट मार्केट में डिमांड कितनी है। तो ये कह रहा है कि सप्लाई, अब वो थे मार्केट में डिमांड, अब ये मार्केट में सप्लाई है लेकिन पर कैंडिडेट अलग अलग दी हुई है। तो ए और बी की कितनी सप्लाई की वो, और फिर इनकी दोनों की इकट्ठी सप्लाई कर दी, ठीक है। दोनों का इकट्ठा ये बना दिया है। आप करके देखोगे तो आपको ये तीनों ही रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आप भले ही करके देख लेना, इनका टोटल करके आपका ये आ जाएगा और इनका इंडिविजुअली है ही, ठीक है। अगला है पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफेक्टेड करते हैं। तो पहला है टाइम पीरियड, टाइम का प्रभाव होता है क्या, अल्पकाल में पूर्ति बेलोच दर, इट मीन्स जितना हमारे पास स्टॉक हम केवल उतना ही बेचने के लिए तैयार हो सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन लॉन्ग टाइम में हम अपने स्टॉक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वस्तु की प्रकृति क्या होती है कि जो ख़राब होने वाली वस्तुएं होती हैं उनकी पूर्ति क्या होती है, बेलोचदार। उनकी कीमत में कितना ही चेंज कर लो लेकिन उसकी सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं उनको हम प्राइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा उसकी सप्लाई कर सकते हैं। उत्पादन की तकनीक, तो ये कह रहा है कि यदि उत्पादन प्रोडक्शन की टेक्निक आपकी ईजी है तो क्या होगा, आपके सप्लाई लोचदार होगी। इट मीन्स आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन आपकी जटिल है तो आप उसकी सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते, कम लोचदार होगी वो, ठीक है। लागत का नियम, यदि प्रोडक्शन पर बढ़ती लागत का नियम लागू होता है तो पूर्ति क्या होगी, बेलोचदार। इट मीन्स आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करोगे। और यदि घट्टी का है तो आप प्रोडक्शन को अपने आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। जोखिम सहन करना, पूर्ति की लोच किस बात पर निर्भर करती है कि उद्यमी यानी कि प्रोड्यूसर कितना जोखिम उठाने का इच्छुक है। यदि वो ज़्यादा जोखिम उठाना चाहता है तो अपनी पूर्ति को लोचदार कर सकता है, और यदि नहीं उठाना चाहता तो उसकी पूर्ति बेलोचदार रहती है। प्राकृतिक बाधाएं, क्या पूर्ति की लोच पर प्राकृतिक बाधाओं का प्रभाव पड़ता है क्या, कि हम किसी विशेष प्रकार की लकड़ी की पूर्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले पेड़ तैयार करने होंगे, जो कि इतना आसान नहीं है। आगतों की प्रकृति, इट मीन्स पूर्ति की लोच कैसे है कि वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक आगत सामान्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए। आगत क्या होते हैं, उसको बनाने के लिए जो भी साधन होते हैं, सोर्सेज, वो कहलाते हैं आगत। तो उस वस्तु की पूर्ति लोचदार होगी। अगर आपके पास सोर्सेज पर्याप्त नहीं होंगे तो उसकी सप्लाई क्या होगी, बेलोचदार। तो ये थे आपके 13 तक क्वेश्चन। बेटा इनको लर्न और राइट दोनों कर लेना, ठीक है। थैंक यू।